हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि आपने ये देखा होगा कि यूपी पेट स्पेशल क्लासेज, ये क्लासेज जो चलेंगी, यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी क्लासेज चलने वाली हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी क्लास चलेंगी। तो सबसे पहले हम पेट का जो एग्ज़ाम 6-7 तारीख को है सितंबर में, उसको हम ध्यान देंगे और उसके सिलेबस को हम डिराइव करेंगे। पहले सिलेबस देखेंगे क्या सिलेबस है, और मैक्सिमम आपका कुछ ही दिनों में, मतलब उम्मीद ये है कि 7-8 दिन में, एक सप्ताह में आपको अच्छे खासे क्लास प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जो पहला हम देखेंगे इसमें, तो इसमें ये चीज़ हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखेंगे, हिस्ट्री में देखिए जो जो टॉपिक है उसी को हम बस कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेशली मैंने इसीलिए लिख दिया है कि पेट स्पेशल क्लास है। तो जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, तो भारतीय इतिहास में क्या क्या सिलेबस है इसको हम देखेंगे पहले। तो भारतीय इतिहास में सिलेबस में है सिंधु घाटी सभ्यता, जो पहला यूनिट है सिंधु घाटी सभ्यता। तो पूरे देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। अगला है वैदिक संस्कृति, यानी वैदिक सभ्यता। तीसरा है बौद्ध धर्म। इसी में गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं। अगला है जैन धर्म। मैं अभी इतिहास के सिलेबस को डिराइव कर रहा हूँ। अगला इसमें महावीर स्वामी की जीवनी और शिक्षाएं। ये सिलेबस में डिराइव है, ऐसे लिखकर महावीर स्वामी की जीवनी और शिक्षाएं। और अगला है मौर्य वंश में, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो मौर्य वंश में केवल यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में सम्राट अशोक को। सिलेबस में क्या दिया है? सम्राट अशोक। सिलेबस में डिराइव है सम्राट अशोक है। अगला देखेंगे कि गुप्त वंश में सिलेबस में जो है समुद्रगुप्त। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सारी क्लासेज रहेंगी किससे रिलेटेड? ये सारी क्लासेज रिलेटेड रहेंगी पूरा पेट को ध्यान में रखते हुए, और चंद्रगुप्त द्वितीय। बाकी आपका पीसीएस का क्लास पीसीएस लेवल पे ही चलेंगी, अच्छे तरीके से चलेंगी, तो वो क्लास वहाँ से आप देख सकते, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखेंगे हर्षवर्धन, और अगला देखेंगे राजपूत काल। फिर देखेंगे इसे आगे सल्तनत काल, वही दिल्ली सल्तनत वाला, ठीक है, सल्तनत काल। अगला देखेंगे मुगल काल, और फिर देखेंगे मराठा साम्राज्य को भी देखना है। छत्रपति शिवाजी के बारे में देखा, संभाजी महाराज के बारे में देखेंगे यहाँ पे देखेंगे। अगला है ब्रिटिश राज्य का उद्भव कैसे होता है, उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की बात कर रहे हैं भैया। पढ़ाई करते रहिए, और देखिए इस बार का जो पेट है ना, वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास शुरू की जा रही है, और आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे पढ़िएगा, लेकिन इस क्लास को समय दीजिएगा और पूरा देख लीजिएगा। आपका जीएस वाला पोर्शन तो पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, और जीएस ही इसमें मुख्य भूमिका रहेगा जीएस की। बाकी अगर आप डीआई देखोगे तो डीआई का है, तो डीआई आप पढ़ लेना। डीआई भी इस चैनल पर कवर करा लिया जाएगा निर्मल सर के द्वारा। बाकी करंट की क्लासेस हमारे बहुत प्रिय तारा सर के द्वारा
चली रही हैं और क्लास इससे रिलेटेड, पेट से रिलेटेड आ भी जाएंगे। ये रहा इतने टॉपिक भारतीय इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य का कैसे उद्भव होता है, स्वतंत्रता संग्राम कौन सा होता है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखेंगे, उसी में सब देखेंगे कौन कौन सा सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कौन कौन सा माहौल व्यवस्था क्या थी, स्थायी बंदोबस्त क्या थी, रैयत बड़ी व्यवस्था क्या थी, ये सब। उसके बाद अगला देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, जो इतिहास का जो दूसरा भाग है। इसमें ये क्या आएगा, इतिहास का जो दूसरा भाग है। देखिए 5 नंबर यहाँ से बनेंगे आपके, ये 5 नंबर के 5 अंक के ये सिलेबस है। जो दूसरा सिलेबस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़रूर देखिएगा ये सब क्लासेज। ये सब क्लास आपको बहुत अच्छे लेवल पे कराई जाएंगी। ये नहीं है कि हवाई वाली यूनिक क्लासेज। और हमारी टीम का पूरा यही प्रयास रहता है कि आपको एक अच्छे लेवल की क्लास दिया जाए। ये नहीं कि केवल कोरम पूरा किया जाए, कि मतलब आप ऐसे पढ़ो कि आपको याद हो जाए और यहीं से आपका अच्छा खासा काम बन जाए। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। अगला देखेंगे स्वदेशी एवं सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, वही महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी। स्वदेशी एवं सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वही 1930 में शुरू हुआ था ना। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। अगला देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, यानी वही देखेंगे नरम दल गरम दल। आप पढ़ोगे ना तो सब यहाँ पे आ जाएगा कि गरम दल में कौन कौन शामिल था। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, तथा उग्र क्या चरण था सबको देखेंगे। कौन कौन सा चरण नरम दल वाले आते हैं, कौन सा गरम दल आते हैं। उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद अगला देखेंगे विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अगला भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आज़ाद हिंद फौज। ये पूरा सिलेबस में है। सिलेबस आपको पूरा एकदम दिमाग में छपा रहना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे हैं क्या 5 नंबर के लिए इतना पढ़ना। 5 नंबर ही करके ज़्यादा हो जाएंगे। और आप लोग अगर जो बाहर होते हैं ना, कोई 0 नंबर नहीं पाता है, 1 2 नंबर से बाहर होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अप्रोच हमेशा अच्छा करिए बच्चा, हमेशा कुछ ऐसा करिए कि आपका सिलेक्शन से दूर ना रहे। तो ये रहा अपना इतिहास का सिलेबस। इतिहास का सिलेबस हमने पूरा लिख दिया और उसी में एक एक टॉपिक को हम लेके अच्छे से पढ़ेंगे बच्चा। ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हम चाह के भी इसे आप भूल ना पाए। तो हमारे साथ कुछ दिनों के लिए क्लास में जुड़े रहिएगा। इतिहास का पूरा पोर्शन में कवर करा दूंगा, बाकी जीएस का भी पोर्शन कवर कराया जाएगा। मतलब आपका 6-7 सितंबर को जो पेपर है उससे पहले अच्छा खासा आपका कवर करा दिया जाएगा। आज जैसे आज तारीख है 22 तारीख है, तो 22 तारीख तो उम्मीद है कि कम ही दिनों में आपको अच्छा खासा क्लास प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से देखेंगे। तो पहला हेडिंग डालेंगे यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए एक एक टॉपिक उठाएंगे, एकदम क्रम से उठाएंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो पहला टॉपिक इतिहास से उठाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या देखेंगे अब आपके सामने ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे बालक कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे, इसका पता चलता है, आखिर ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पहला देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम इसमें चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। इसका सिंधु घाटी सभ्यता हुआ क्या कि रेलवे ट्रैक बन रहा था, वहीं पे खुदाई चल रही थी, रेलवे ट्रैक बन रहा है, यहाँ पे खुदाई चल रही है, कुछ ईंटें खुदाई से प्राप्त होते हैं। जब ये क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही ईंटें प्राप्त होती है, तो यहाँ पे इन लोगों अंग्रेजों को लगता है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ है, कुछ ऐसी सभ्यता पहले की हो सकती है, यह जिज्ञासा जगती है। और सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी के जो सभ्यता वहाँ पर थी, उनके जो टीले वैसे थे, उन टीलों को जाता है, देखता है और पता चलता है। बाद में अगर देखा जाए कि 1853 में क्या होता है, ब्रिटिश अभियंता यानी इंजीनियर होता है एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया, जाता है सर्वे करता है। फिर उसके बाद इसकी खुदाई होगी, कौन खुदाई करता है, कहाँ करता है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होता है, ये सब इसमें हम देखेंगे। तो हमने देखा चार्ल्स मैसन ने क्या करता है, 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता को इसको मतलब पता लगता है, और 1853 में कनिंघम सर्वे करता है सिंधु घाटी सभ्यता का। जब सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे करता है यहाँ पे बालक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के आखिर लोग कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली लोग मानते हैं कि ये भूमध्य सागरीय लोग थे, भूमध्य सागर के लोग थे, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ का मतलब जो वर्तमान के जो साउथ इंडिया वाले हैं ना, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल वाले क्षेत्र के इधर के लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर देखा जाए विस्तार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये देखेंगे तो सिंधु घाटी का सभ्यता, ये मैप में हमारा ईस्ट हुआ पूरब, तो पूरब में पूरब में आलमगीरपुर, यही हिंडा नदी के पास मेरठ में, यूपी मेरठ। वेस्ट में सुतकांडोर, वेस्ट में सुतकांगेडोर, कहाँ, बलूचिस्तान। नॉर्थ में मांडा, जेके, और दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। यहाँ तक अपनी फैली थी क्या, मतलब आपको सिंधु घाटी सभ्यता फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता कुल 13 लाख किलोमीटर तक फैला था, 13 लाख किलोमीटर तक फैला था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे, और यहाँ तक बैठता था, और इनका जो आकार था त्रिभुजाकार, इस तरीके से त्रिभुजाकार था, ये था। तो सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख किलोमीटर में फैला था। पूरब में हमने देखा आलमगीरपुर, ये क्वेश्चन एक मिल जाएगा कहाँ से, हाँ, ये मेरठ के हिंडा नदी। इधर अगर देखा जाए आपका सुतकांडोर, बलूचिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा, और दक्षिण में दैमाबाद। इतना पूरा सिंधु घाटी सभ्यता फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देखो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जब कनिंघम सर्वे करता है, उसके बाद में इसकी खुदाई जब शुरू होती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पहला स्थान मिलता है। मान लीजिए आज से 4000-5000 साल बाद यहाँ की सभ्यता की कोई खोज करे, और वहाँ के सभ्यता की खोज करे, और मैं मान लीजिए मैं तारासर से कहा जाइए खुदाई करिए और देखिए कौन कौन सी सभ्यता आपको मिल रही। तारासर आए, बेलचौल चले के खुदाई शुरू कर दी, और तारासर जब खुदाई कर रहे हैं तो सबसे पहला शहर मान लीजिए लखनऊ मिल गया। आज से 4-5 हज़ार साल बाद में ऐसी घटना हो रही है, और ये सभ्यता जो वर्तमान की सभ्यता मान लीजिए ख़त्म हो जा रही है, तो
तो उस समय हम तारासर पैदा हुए। तारासर को हम कहेंगे जाओ खुदाई करो। तारासर खुदाई करते हैं तो सबसे पहले लखनऊ शहर मान लो खोद लेते हैं। तो हम लोग कहने लगे कि सबसे पहला जो शहर मिला लखनऊ, तो लखनऊ सभ्यता। वैसे ही क्या होता है कि सबसे पहले जो 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई की, दयाराम साहनी ने खुदाई की, और दयाराम साहनी जब खुदाई करते हैं तो यही एक जगह पाते हैं। कौन सा पहला जो स्थल खोजा गया? हड़प्पा। जो पहला जगह हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इस देखो सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता में देख लेना, विशेषताएं, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें मेन से भी लिखोगे ना आप तो बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। यूनिक क्लासेज का पूरा यही रहता है कि जो कुछ भी आप पढ़ो थोड़ा डिटेल में। तो पहला स्थल क्या खोजा गया? हड़प्पा। इसलिए सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये जितने भी स्थल इसके मिलते हैं वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के तट पर मिलते हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उस समय कांसे का प्रयोग यहाँ पे अत्यधिक देखने को मिलता है, इसलिए से कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। माने ब्रोंज, और ब्रोंज जो कांस होता है वो किससे? कॉपर और टीन से मिलकर बना रहता है। तो यहाँ पे कांसे का अत्यधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसे कांस युगीन सभ्यता कहते हैं। एक चीज़ और देखोगे यहाँ पे आपको देखने की ये मिलेगा भैया कि कांस युगीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? हड़प्पा सभ्यता भी विशेषताएं बहुत सारी, इसके शहरों की विशेषताएं देखेंगे, ग्रिड प्रणाली था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ओवर लुक हम जान जाते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता गया, और नगरीय मध्य सभ्यता कहा गया। आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है, इसमें लिपि तो मिलती है लेकिन लिपि को हम लोग अपठनीय या पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए काल निर्धारण इसका कैसे कहते हैं, सबको पता होगा। रेडियो कार्बन से इसका काल निर्धारण किया गया। रेडियो कार्बन C14 से इसका काल निर्धारण किया गया, जिससे यह पता चला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? 2500 BC, मतलब ईसा पूर्व से लेके 1750 BC इसका माना गया। इसका काल का निर्धारण रेडियो कार्बन C14 से किया गया, रेडियो कार्बन C14 से, और इसका क्या माना गया? 2500 BC से लेके 1700 BC। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले ध्यान देंगे कि हड़प्पा सबसे पहले जो स्थल खोजा गया कौन सा? हड़प्पा। इसलिए से हड़प्पा सभ्यता कब? 1921 में। किसने भैया खोजा? दयाराम साहनी ने। सबसे पहला स्थान हड़प्पा, और इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के तट पे सारी सभ्यता खोजी जा रही है। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे कांसे का अत्यधिक उपयोग किया गया था, कॉपर और टिन से मिलकर बना रहता है। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का बता रहे हैं, जो निर्माताओं, जो काल निर्धारण का जो प्रमुख स्रोत अगर देखेंगे तो किससे मानेंगे? प्रमुख स्रोत मानव कंकाल जो मिलते हैं ना, मानव कंकाल से प्रमुख स्रोत मानते हैं। प्रमुख स्रोत उत्खनन से प्राप्त जो मानव कंकाल थे सिंधु घाटी की सभ्यताओं के, जो निर्माताओं का काल निर्धारण था वो मानव कंकाल से मिलते हैं। अब देखिए, अब आगे इसी में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल थे, कहाँ कहाँ थे, क्या क्या खोजा गया, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा हम देखिए जगह में, अभी तक हमने ये देखा, सिलेबस हमने शुरू किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? टीलों का पता लगाया था, और 1853 में जो कंगिंगम था क्या करता है? सर्वे करता है। यहाँ के लोग भूमध्य सागरीय द्रविड़ लोग माने जाते हैं, इनका विस्तार माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर पूर्व में, और पश्चिम में सुतखांडोर बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद।
ये कितने में फैला था? 13 लाख किलोमीटर में फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया 1921 में, किसने? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं अधिकतर कहते हैं। सिंधु नदी के तट पर खोजा गया, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन ब्रोंज का अत्यधिक प्रयोग होता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यता नगरी थी, इसलिए इसे नगरी सभ्यता कहते हैं। इसका रेडियो का निर्धारण, काल निर्धारण किया जाता है C14 से, जो 2500 BC से लेकर 1700 BC। जितना भी अंडरलाइन किया हूँ ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं प्रभु, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखेंगे बच्चा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक दो चीज़ें हैं कि कौन सा जगह कहाँ पे मिला था, और यही बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन सा जगह कहाँ पे मिलता है। तो देखिए, एक नगरीय सभ्यता थी, अभी सब कुछ देखेंगे इसमें। अगर आप देखोगे कि किस, यहाँ पे अगर आप थोड़ा डिटेल में और जाना चाहेंगे कि देखिए ये किस, हिंडन, मेरठ में बताया था ना, मेरठ, कौन सा रिवर? हिंडन रिवर, हिंडन, ये भी याद कर लीजिए, हिंडन नंबर। और ये कौन था? बलूचिस्तान में दाशक नदी, कौन सा? दाशक नदी। और मांडा में कौन सा? चिनाब नदी, कौन सा भैया? चिनाब नदी। और नीचे कौन सा? बूढ़ी गंगा, कौन, क्या बोला? बूढ़ी गंगा। बताइए बूढ़ी गंगा, कमेंट में करिए। बूढ़ी गंगा चाहे दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। अब बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? कमेंट करिए, ये आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करिए बूढ़ी गंगा किस नदी को, दक्षिण भारत की किस नदी को कहा जाता है, और वो नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, और वो नदी अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आज का ये क्वेश्चन है। आप बताइए बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, उद्गम स्थान कहाँ है, और कहाँ पे जाके गिरेगी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए आप लोग बहुत जगह पढ़ते होंगे, बहुत सारे बुकों से पढ़ते होंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और आप उसमें उलझे रहते हैं। आप थोड़ा समय दीजिए। इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने भी टीचर हैं ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, और आपको वो सेलेक्टेड चीज़ पढ़ाएंगे, और पढ़ाने का एक तरीका यूनिक आपको हो, शायद इसीलिए इस कोचिंग का नाम यूनिक क्लास रखा गया। दिक्कतें कुछ हैं, थोड़ा सा रेगुलरिटी में कमी आ जाती है, सब कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं, और थोड़ा सा वर्कलोड भी है, और बड़ी ईमानदार हैं। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ी व्यस्तता रहती है। तो आप भी समझने का प्रयास करिए, लेकिन प्रयास किया जाता है कि आपको वन ऑफ द बेस्ट दिया जाए। चलिए बच्चा, अब बिना समय गंवाते हुए देखते हैं, आगे देखेंगे। हमने क्या बोला? एक नगरी सभ्यता थी। कैसी थी? नगरी सभ्यता थी, नगरी। और देखिए इसमें लगभग 6 बड़े नगर थे। कितने? 6 बड़े नगर। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े बड़े नगर दिखेंगे। पहला कौन सा था? पहला देखेंगे हड़प्पा, पहला स्थान खोजा गया ना बच्चा, हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बता देना, मोहनजोदड़ो। तीसरा चनहुदड़ो, चौथा धौलावीरा। 5वां राखीगढ़ी और काली गंगा। और भी नगर थे, ये बड़े बड़े नगर थे, लेकिन सारे नगरें हमें याद नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम इसको याद करने का एक अपना ट्रिक बनाया हूँ मैप के थ्रू। लिपि भी ध्यान रख लेना। लिपि तो हमें ज्ञात थी। लिपि क्या थी? दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट थी। लिपि कैसे थी? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता था। अच्छा, इधर से ऐसे ऐसे लिखा, राइट टू लेफ्ट थी। और यह क्या? अपठनीय था, अनरीडेबल थी, अपठनीय थी। क्या इसको कोई पढ़ पाया था? नहीं, तो अपठनीय थी। अब देखेंगे, हमने कहा कि जो स्थान इसमें मुख्य स्थान थे, इसको याद करना लुसेंट में अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन चलो हम बता रहे हैं कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे बनाइएगा अपना प्यारा भारत। क्या बनेंगे? प्यारा भारत। और उसी के बगल में अपने एक जो देश था भारत का हिस्सा था,
पाकिस्तान। देखिए इस तरीके से पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अब देखिए यहाँ पे पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अब यहाँ से कुछ नदियाँ निकलेंगी। अब देखिए इधर अगर देखेंगे तो एक रावी नदी कहाँ से निकलती है, कमेंट करिएगा। रावी नदी इधर से सिंधु नदी रावी नदी सिंधु नदी के सहायक है। किसकी? रावी नदी सिंधु नदी की सहायक है। तो ये रहा रावी रिवर, रावी नदी। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे। ये रहा सिंधु। तीसरी रावी नदी के तट पे वर्तमान का जो पाकिस्तान है, मोंटीगोमरी जिला, इधर लिखेंगे। क्या खोजा गया? हड़प्पा। ये तो पाकिस्तान में एक नगर। उसके नीचे इधर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो, उसी के नीचे देखेंगे चनहूदड़ो। यानी पाकिस्तान में हमने 3 नगर खोजे। कौन कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो। ये हमने 3 स्थान खोज लिया। कहाँ पे भैया? ये दोनों, ये भी सिंधु के तट पे है, ये भी सिंधु के तट पे है, और चनहूदड़ो भी सिंधु के तट पे। तो ये दोनों सिंधु के तट पे है और हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। तो पाकिस्तान में 3 कौन कौन सा खोजे? हमने हड़प्पा खोजा रावी के तट पे, फिर मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पे। गुजरात में देखा जाए, भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। तो यहीं पे सबसे नज़दीक ये खोजा गया है। तो याद रख लेना हड़प्पा को किसने खोजा? हड़प्पा को दयाराम साहनी ने। कहाँ पे? 1921 में। दयाराम, थोड़ा कलर चेंज कर लेने दीजिए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा। कब? 1921 में दयाराम साहनी को। मोहनजोदड़ो को 1 साल बाद 1922 में कौन? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। और चनहूदड़ो को कौन खोजा? चनहूदड़ो को कौन खोजता है कि भैया गोपाल मजमूदार। कौन? गोपाल मजमूदार। इस तरीके से पाकिस्तान में 3 हमने देखा। 1921 में दयाराम साहनी कहाँ खोजते हैं? किस नगर को? हड़प्पा को। 1922 में राखालदास बनर्जी कहाँ पे? मोहनजोदड़ो को खोज लिए। चनहूदड़ो को कौन खोजा? गोपाल मजमूदार। किस नदी तट पे है? सिंधु पे। ये भी सिंधु पे। जबकि हड़प्पा किस पे है? हड़प्पा रावी पे है। इस तरीके से अब हम देखेंगे अपना गुजरात में और भारत में देखेंगे गुजरात में कौन कौन सा खोजा गया। तो गुजरात में जो सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे धौलावीरा। गुजरात में धौलावीरा कहाँ? ये कच्छ गुजरात में। किसने खोजा? रविंद्रनाथ बिष्ट ने। किसने? रविंद्रनाथ बिष्ट ने। अगला अगर देखेंगे रविंद्रनाथ बिष्ट खोजते हैं। फिर लोथल उसके नीचे आएंगे अहमदाबाद में आएंगे लोथल। अहमदाबाद में लोथल। और लोथल किस नदी पे? भोगवा नदी। और ये उस समय जो व्यापार होता था, समुद्री व्यापार होता था, उससे संबंधित था। भोगवा नदी किनारे लोथल खोजा जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और स्थान खोजा गया। रंगपुर। ये कहाँ? काठियावाड़ में। रंगपुर गुजरात, काठियावाड़ में।
ठीक है, कठियावाड़ में। कहाँ पे भैया? मादर नदी के तट पर, मादर नदी। यानी कहने का मतलब हमने 3 पाकिस्तान में, 3 गुजरात में। धौलावीरा कहाँ? कच्छ। कौन खोज के? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्रनाथ नहीं, रविंद्रनाथ बिष्ट, ऐसे भी देखिए कहीं कहीं रविंद्र सिंह बिष्ट भी आ जाता नाम। लोथल जो बंदरगाह था और यहीं से नाव मिला है, और जो व्यापार होता था तो व्यापार में अहम भूमिका था लोथल का, लोथल से नाव भी मिला है। तो ये सब याद रखिएगा। कहाँ पे? अहमदाबाद में, भोगवा नदी के तट पे। और अगला रंगपुर काठियावाड़ किस नदी किनारे? मातर नदी। इस तरीके से हमने देखा 3 हमने आपको खोज दिया। कहाँ पे? पाकिस्तान में, 3 गुजरात में। अब देखेंगे इसी के ऊपर, अगर देखेंगे थोड़ा सा एक और अलग से मैप ले लेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो ये गुजरात, ऊपर चढ़ जाएंगे क्या है? राजस्थान। राजस्थान में देखेंगे कालीबंगा। कौन? राजस्थान में, यही राजस्थान में मिलेगा कालीबंगा। और कालीबंगा से चूड़ियाँ प्राप्त हुई है ना, तो यही चूड़ी खन के खनकाने वाले आ गए। कालीबंगा राजस्थान के कहाँ? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में क्या हुआ? हनुमानगढ़ में आपको कालीबंगा मिला है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल और बीके थापर ने। ये भी लिख लो, बीबी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापर। बीके थापर ने क्या किया है? इसकी खोज की है। ठीक, अब देखो यहाँ तक कालीबंगा तक हो गया। ऊपर थोड़ा सा चढ़ेंगे, हरियाणा। हरियाणा में देखेंगे बनावली, और उसके बाद हरियाणा के बनावली, और उसके ऊपर चढ़ेंगे। देखिए इधर हरियाणा, कालीबंगा हो गया, ऊपर आ जाइए पंजाब। पंजाब में पहले देख लेते हैं। पंजाब में रोपड़। क्या? पंजाब में रोपड़। पंजाब में रोपड़, रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा, जगदत्त शर्मा, रोपड़ जगदत्त शर्मा। कहाँ? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अब वही हरियाणा में क्या? हरियाणा में हम खोज लेंगे बनावली, जिसकी खोज, और देख लीजिए सतलज नदी के तट पे था, ये भी लिख लेना, सतलज नदी। कहाँ भैया? पंजाब में। तो देखिए गुजरात हमने खोज लिया। गुजरात के बाद वो राजस्थान, राजस्थान के ऊपर देख लीजिए पंजाब। पंजाब, पंजाब के ऊपर अगर देखेंगे हरियाणा, और हरियाणा में मिलेगा कौन? बनावली। बनावली, हरियाणा बनावली। और इसी की खोज करते हैं जो हिसार में है, हरियाणा जिला। कहाँ? हिसार में। और हरियाणा में हिसार, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। किस नदी के तट पे है? और रंगोई नदी के तट पर है। रंगोई नदी। खोज किसने किया? वही रविंद्रनाथ बिष्ट ने। किसने किया? रविंद्रनाथ बिष्ट ने बनावली की खोज की, रविंद्रनाथ बिष्ट ने। इस तरीके से हमने ये देखा कि पंजाब में रोपड़ किसने खोजा। और उसके बाद अगर आलमगीरपुर देखेंगे तो ये भी जगदत्त शर्मा खोजते हैं, हिंडा नदी के तट पे है आलमगीरपुर। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 हमने देखा पाकिस्तान में, 3 हमने देखा गुजरात में, फिर उसके बाद फिर हम कालीबंगा देखा। कहाँ? हनुमानगढ़ में। फिर उसके बाद देखा बीबी लाल, बीके थापर इसकी खोज करते हैं। बीबी लाल, एक सेकंड बच्चा। उसके बाद देखें ये पंजाब में आते हैं। पंजाब में क्या खोजा गया? रोपड़। किसने खोज की? जगदत्त शर्मा ने। किस नदी पे? सतलज नदी पे। फिर उसके ऊपर चलेंगे तो भैया हरियाणा। हरियाणा में बनावली खोजेंगे। कहाँ? हिसार में। हरियाणा में एक जगह हिसार जिला है, उसकी रंगोई नदी पे किसने खोजा? रविंद्रनाथ बिष्ट ने। फिर अगर यूपी में देखेंगे आलमगीर, तो आलमगीर अगर देखेंगे आलमगीरपुर, जगदत्त शर्मा ने। जो पंजाब में रोपड़ को खोजा था, तो वहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे जगदत्त शर्मा यूपी में देखा जाए, आलमगीरपुर हिंडन नदी बताया था पहले, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे जगदत्त शर्मा ने खोजा था। कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेरठ में स्थित
स्थित है। इस तरीके से देखा आपने, हमने आपसे बताया बच्चा कि देखिए कुछ आपको रटना नहीं है, आप पहले देख लीजिएगा इसकी लिपि कैसी है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, कासिन, सब हमने कुछ बता दिया, कास्युगीन। उसके बाद हमने ये मैप बनाई और मैप में हमने एक चीज़ ये आपको बताया कि 3 क्या होता है, 3 आपको पाकिस्तान में और 3 आपको पाकिस्तान में, 3 आपको गुजरात में, फिर आपको एक राजस्थान में मिलता है, फिर ऊपर एक पंजाब में मिलता है, फिर ऊपर एक हरियाणा आपको मिलता है, फिर आलमगीरपुर। तो ऐसे एक और साइड डायग्राम बना लीजिएगा। इधर पाकिस्तान में सबसे पहले आप देखोगे हड़प्पा, इधर पाकिस्तान हड़प्पा, फिर उसके नीचे क्या, उसके नीचे मोहनजोदड़ो, फिर नीचे आ जाएंगे तो कौन, चनहूदड़ो, नीचे आ जाएंगे चनहूदड़ो। इधर अगर गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में सबसे कच्छ देखेंगे, कच्छ में कौन, धौलावीरा, फिर उसके नीचे आ जाएंगे, कच्छ के नीचे आ जाएंगे तो लोथल, यहीं से नाव मिलेगा, व्यापार होगा गुजरात में। फिर नीचे आएंगे काठीवाड़ में कौन सा, रंगपुर, और रंगपुर यहाँ पे, ठीक है। रंगपुर की खोज जान लो, रंग तो र से ऐसे मिला देना, रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ। तो ये आपका 3 उसमें आ गया गुजरात में, तो 3 गुजरात में आ गया। इसके ऊपर राजस्थान में क्या, ऊपर आओ तो राजस्थान में कालीबंगा, और यहीं कालीबंगा से चूड़ी मिला है और जुते हुए खेत मिले हैं, और जिससे यह बात पता चलता है उस समय खेती अत्यंत अच्छी होती थी, कालीबंगा। फिर ऊपर अगर चढ़ जाएंगे तो भैया राजस्थान के ऊपर और आ गए तो पंजाब में आपको क्या मिलेगा, और रोपड़ मिलेगा पंजाब में। फिर ऊपर आ गए थोड़ा सा हरियाणा में क्या मिल गया, बनावली मिल गया। फिर अगर देखा जाए हरियाणा से चिपका अगर मथुरा वाला डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद इधर आ जाएंगे मेरठ, तो मेरठ में आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे है, उसको कौन खोजा, जगन्नाथ शर्मा ने। तो इस तरीके से हमने जो अपने महत्वपूर्ण स्थान थे हमने देखा। 3 फिर हमारे साथ बोलना, पाकिस्तान में पहला हड़प्पा रावी के तट पे, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चूहनदोड़ो, सबसे चूहनदोड़ो नहीं, चन्हूदड़ो, फिर कच्छ पे धौलावीरा, फिर नीचे लोथल, फिर रंगपुर, फिर ऊपर राजस्थान में आ जाएंगे कालीबंगा, ऊपर चढ़ गए कहाँ, पंजाब में रोपड़, फिर ऊपर चल गए हरियाणा बनावली, फिर अपना यूपी में आपका आलमगीरपुर इंटरनेट। आई होप तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ से देखेंगे कि नगरीय विशेषताएं इसकी क्या क्या थी। नगरीय विशेषताएं, तो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 चीज़ याद रख लेना। नगरीय विशेषताएं, देखिए मेंस अगर आप लिखोगे ना बच्चा, तो मेंस लिखने में ये सब आपके काम आएगा। नगरीय विशेषताएं, अर्बन कैरेक्टर्स, ऐसे मैप बनाते हैं ना कभी। पहला पॉइंट ये लिखना कि यहाँ पे कैसी विशेषताएं, नगरीय विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहला, सिटी बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम। क्या लिखोगे पहला पॉइंट, सिटी बिल्ड ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी हिंदी में देखोगे ग्रिड सिस्टम, हिंदी में ग्रिड प्रणाली पर निर्धारित, क्या, ग्रिड पद्धति पर निर्मित, ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर। कहने का मतलब निर्मित नगर, देखिए यानी एक देखना, समझना बच्चा, एक इधर घर बना है, थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, एक इधर घर बना है, एक इधर घर बना है, एक इधर कॉलोनी जैसा बसा है, एक इधर कॉलोनी बसा है। इधर से एक रोड ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ पे एक चौराहा है, फिर इधर आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ये रास्ता जा रहा है, यानी सब एक दूसरे को समकोण पे कट रही हैं और बीच में चौराहा है, इधर लोग रह रहे हैं, ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, यहाँ पे कॉलोनी हो गया, इधर कॉलोनी हो गया,
सब एक दूसरे को यहीं पे चौराहा पे आके मिलते हैं, सब एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो इस ऐसे नगर बसे हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, सुव्यवस्थित जल निकासी, वेल ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। क्या था ड्रेनेज सिस्टम, थोड़ा इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाना हिंदी में। ड्रेनेज सिस्टम यानी सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जल निकासी जो सारा ऐसे नाली मिल जाता था, नाली से पानी निकल जाता और सारी नालियाँ ढकी हुई थी। जल निकासी व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी, जल निकासी व्यवस्था। अब देखो घरों के दरवाजे, देखिए घर जो है, जैसे मान लो ये रहा एक कोई घर है, ये घर यहाँ से, और ये जैसे यहाँ पे ये दरवाज़ा लगा तो ये मेन सड़क, तो घरों का दरवाज़ा ये मेन सड़क पे ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल से यह ज्ञात होता है, लोथल वहीं, देखिए मैं आपको मैप क्यों बताया, जैसे लोथल बोला तुरंत दिमाग में आना चाहिए गुजरात, जैसे मैंने चनहुदड़ो बोला तुरंत पाकिस्तान में दिमाग जाना चाहिए, तुरंत हमने मोहनजोदड़ो बोला तुरंत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, मैंने रोपड़ बोला तुरंत मैप में जाना कि हमने क्या बताया था, रोपड़ राजस्थान के ऊपर चढ़ जाना पंजाब में, तुरंत मैंने कालीबंगा बोला तुरंत गुजरात के ऊपर राजस्थान चले जाना जहाँ चूड़ी मिलती है, जूते हुए खेत। इस तरीके से माइंड में सेट होना चाहिए। केवल देखो तो रास्ते क्या होते, घर के दरवाजे मुख्य दरवाजे पे ना खुल के पीछे की तरफ खुले रहते। केवल लोथल में क्या होता था कि जो दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुला होता था। दूसरा अगर देखेंगे अगला पॉइंट, शहर जो था उच्च और निम्न भागों में वर्गीकृत था। कुछ उच्च एवं निम्न भागों में, उच्च एवं निम्न भागों में वर्गीकृत था। देखिए ये क्लास केवल पेट स्पेशल चल रही है, बाकी अगर हम बार बार कह रहे हैं आपके लिए पीसीएस और पीएससी वाली क्लासेज अभी और डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो शहर उच्च और निम्न भागों में वर्गीकृत था, और उच्च भाग जैसे उच्च भाग किलाबंद था, क्या था उसका फोर्टिफिकेशन हुआ था, किलाबंद था। कहा जाता था कि उच्च भाग में जितने सामंत वर्ग थे, व्यापारी लोग थे जिनकी कंडीशन अच्छी थी वो लोग रहते थे, और निम्न भागों में सामान्य जन रहते थे। लेकिन अपवाद कालीबंगा में देखेंगे, कालीबंगा तुरंत कहाँ दिमाग जाएगा, राजस्थान। कालीबंगा में देखेंगे तो कालीबंगा में उच्च और निम्न, उच्च अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर दोनों भाग में क्या थी, किलाबंदी थी। दोनों भाग में क्या था, किलाबंदी था। और देखो विशेषताएं में देखेंगे, हाँ कि मोहनजोदाड़ो से एक बहुत बड़ा क्या मिला, स्नानागार। तो अगला पॉइंट देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो से बहुत बड़ा क्या मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार, एक स्नान कुंड मिला है, स्नानागार मिला है, जिसकी देखिए अगर वो सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन अब हमसे पढ़ रहे 19 क्लास में तो ले लो। 11.88 मीटर लंबा रहता है, मीटर लॉन्ग रहता है, लंबा रहता है। उसके बाद 7.01 मीटर चौड़ा रहता है, और 2.43 मीटर गहरा होता है। ये अपना मोहनजोदाड़ो वाली व्यवस्था थी। हाँ, अब ये हमने देखा कि क्या क्या इसमें देखा कि नगरीय विशेषताएं में हमने देखा ग्रिड प्रणाली समझ गए, सुव्यवस्थित जल निकासी था, और यहीं से घरों के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर तो खुलते हैं। लेकिन लोथल में बच्चा क्या होता है, लोथल में अपवाद था, सड़क की तरफ खुलता था। और जो शहर थे उच्च और निम्न भागों में वर्गीकृत थे। उच्च में उस समय के जो व्यापारी सामंत लोग रहते थे, निम्न भागों में सामान्य जन। लेकिन कालीबंगा वाले कंडीशन में दोनों में उच्च भाग निम्न का दोनों में दुर्गीकृत था, फोर्टिफिकेशन था, किलाबंदी सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था। एक चीज़ और याद रखिएगा, पक्की और अलंकृत जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वहाँ कहाँ से, कालीबंगा से। जो पक्की और
पक्की और अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अब देखो हमने और स्नानागार बताया ही। अब देखा जाए तो हमने पूरा बता दिया कौन सा स्थल कहाँ पे मिला और कैसे मिला, नगरीय विशेषताएं क्या थी। अब देखेंगे कृषि और पशुपालन वहाँ का क्या था, कृषि और धार्मिक रिलीजियस वाली चीज़ें भी यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यातायात भी देखेंगे, जीवन शैली भी देखेंगे, व्यापार भी देखेंगे और शासन भी देखेंगे कि इनका शासन था और यह कैसे विनाश हुआ, सब देखेंगे यहीं पे। और कौन कौन से देखिए अभी तो ये चीज़ हमने बताया, अभी लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ मिली। देखिए किसी भी चैप्टर को इतिहास में पढ़ने के लिए, समझ डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या। हमने सिंधु घाटी सभ्यता बताया, आप अधिकारी बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये क्लास अगर आप पढ़ लिए तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता कहीं और से पढ़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी, हमें जहाँ तक लग रहा है। बस ईमानदारी से लगिए, क्योंकि सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता अगर पढ़ोगे आप तो नाम और खोज करता किसने कब किया, विस्तार इसका देखिए, एक समय डेवलप करिए, फिर से समझा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक लेकर था, कितने में फैला था, 1300 लगभग किलोमीटर बताया। पूरब से लेकर पश्चिम में कहाँ तक था, उत्तर से लेकर दक्षिण में कहाँ था। जैसे मान लीजिए आज भारत की स्थिति देखते हैं, इंदिरा पॉइंट सबसे उत्तरी पॉइंट, नीचे दक्षिणी में इंदिरा कॉल चले जाते हैं, किथबू चले जाते हैं पूरब में, पश्चिम में गुजरात में सागर गौर सागर माता देखते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे आलमगीर कहते हैं, वो आपको पूरब में देखते हैं, सुतकांडोर पश्चिम में, और उत्तर में मांडा देखते हैं, चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, और नीचे देखते हैं महाराष्ट्र दायमाबाद। इतने तक विस्तार में फैला था। अगला देखेंगे क्या एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। फिर हमने लिपि देखा कि लिपि कैसी है, लिपि अपठनीय है और ये भाव चित्रात्मक, भाव अधिकतर जो लिपि मिलती है भाव चित्रात्मक मिलती है। कहने का मतलब अगर आप लिपि इसको देखोगे, इसकी लिपि इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, ये चित्रात्मक थी, इस तरीके से देखने को आपको लिपि मिलेगी। और पढ़िए, अब हमको तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। कभी अगर आपको नेट से संबंधित अगर किसी को इतिहास से क्लास करना पड़ेगा वो मैसेज करिएगा, आप लाख इधर उधर पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार नेट पढ़िएगा। जो नेट वाले बच्चे हों तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप बताइएगा, तब उसमें अच्छे से एक दो चीज़ और बताया जाएगा, उतना भी यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो लिपियाँ हैं, इस तरीके से ये आपको किसमें आपको मिलेंगी, कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। ये भाव चित्रात्मक के कुछ से भाव प्रकट होते हैं। मैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ पाता हूँ, आपको बताऊँगा, अंदाजी पे पढ़ता हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये दाएं से बायां, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और ये अपठनीय थी। अगला हम देखेंगे कि हमने ये देखा प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ, 3 हमने पाकिस्तान बताया, 3 गुजरात में बताया, कालीबंगा राजस्थान बताया, उसके ऊपर पंजाब रोपण बताया, फिर हरियाणा में गए बनावली बताया और मेरठ बताया, आलमगीरपुर। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद हमने नगरीय विशेषताएं बता दी। अगर आपको कभी मेंस लिखने का मौका मिला तो नगरीय विशेषताएं में पहला पॉइंट डाल के लिखना एकदम। देखिए मेंस आपसे मांगता क्या है बेटा, मेंस अगर आपसे कह रहा है कि आम क्या है तो डायरेक्ट आम के बारे में लिखिए। अब ये मत लिख दीजिए एक बगीचा होता है, उसमें पहले छोटे छोटे हरे हरे उसमें वो होते हैं, फिर वैसे होता है बगीचे के आगे एक टेबल लगा था तो वहाँ से आम ऐसे दिखता है। इस मेंस जो मांगता है, एग्जैक्ट मांगता है, वही पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट, ये अभी पेट के रिलेटेड क्लास चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन आप यूनिक क्लास में पढ़ रहे हो, यहाँ के टीचरों जिससे भी पढ़ोगे कुछ अलग हट के मिलेगा। पहला पॉइंट लिखना ऐसे ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर। अगला पॉइंट लिखना सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था। अगला पॉइंट लिखना पक्की एवं अलंकृत ईंटें। चौथा पॉइंट लिखना घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, केवल लोथल में सड़क की तरफ खुलते थे, बताया था। अगला पॉइंट लिखना शहर उच्च और निम्न भागों में विभाजित वर्गीकृत था, केवल कालीबंगा में ही ये था, दोनों तरफ ये
ऊंचा वाला दुर्ग हर जगह दुर्गीकृत था और निम्न वाला नहीं, लेकिन कालीबंगा में दोनों किलाबंदी थे, दोनों में दुर्गीकृत थे, किलाबंदी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिएगा। अगला देखेंगे कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एवं एनिमल, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। इंग्लिश इसलिए लिखा जाता है कि दोनों मीडियम वालों को परेशानी ना हो। तो चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। कृषि और पशुपालन क्या कहते हैं? कृषि, देखिए हमने क्या बताया कि कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले हैं। जुटे हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। यानी जब जुटे हुए खेत कालीबंगा से मिल रहे हैं यानी खेती हो रही है। जब खेती हो रही तो कोई ना कोई फसल तो होगा ही। तो प्रमुख जो फसल था, प्रमुख फसल था वो क्या था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ प्रमुख फसल था। जबकि लोथल एवं रंगपुर से, एक पॉइंट और याद रखना, लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने क्या किया? जुटे हुए खेत कालीबंगा, प्रमुख फसल क्या के गेहूं और जौ, लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिलेंगे। ये सब याद रख लेना। अगला चीज़, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़ा अन्नागार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अन्नागार मिल रहा है। अन्नागार का मतलब क्या हो रहा है? इससे यह बात पता चल रहा है कि लोग तो खा ही रहे हैं लेकिन बचा भी रहे हैं, यानी सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, अधिशेष उत्पादन हो रहा है। इस अन्नागार से देखिए, आपको जब भी कोई मेंस में यही चीज़ मांगता है कि समझ डेवलप होनी चाहिए। अन्नागार यानी सरप्लस, अधिशेष उत्पादन हो रहा है, यानी लोग जो कुछ खा रहे हैं तो बचा भी ले रहे हैं। तो उत्पादन हमारा कैसा है? अधिशेष है, यानी सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। कृषि कैसी थी? विकसित कृषि थी यहाँ की। कैसी थी? विकसित, डेवलप्ड एग्रीकल्चर, डेवलप्ड। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बच्चा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हो। दूसरी, मोहनजोदड़ो का एक चीज़ और इससे याद रख लेना, जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला वो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ी इमारत भूल के भी स्नानागार मत लगाना, गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार थी। सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार थी। कहाँ थी? ये सिंधु सभ्यता में। अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन, विकसित कृषि, डेवलप एग्रीकल्चर, ये था। पशुपालन में अगर हम देखेंगे तो कृषि की बात होगी। पशुपालन में अगर हम देखेंगे तो बैल और भैंस, ठीक है, बैल और भैंस हमें देखने का मिलता है। जबकि घोड़े का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? आपको केवल यही पता होगा कि घोड़े केवल रट लेते हो आप, सुट कोददा गुजरात, लेकिन घोड़े का साक्ष्य याद रख लेना। घोड़े का जो का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? सुट कोददा, सुटकोददा, लोथल और कालीबंगा से मिलता है। घोड़े का साथ सुटकोददा, लोथल और कालीबंगा से। तो घोड़े का प्रमाण सुटकोददा, लोथल और कालीबंगा से मिलता है। तो ये तो रहा हमारा क्या मतलब, आपने देख लिया, पूरे नगर का विस्तार जान लिया, कृषि वहाँ कैसी थी, वहाँ पे एनिमल कौन कौन से थे। तो एनिमल क्या? भैंस और बैल।
भैंस और बैल। अब देखिए धार्मिक जन विशेषताएं, अगला जो हेडिंग यहाँ पे धार्मिक विशेषताएं के तो रिलीजियस कैसा था, तो क्या जब भाषा ही नहीं पढ़ पाए तो रिलीजियस के बारे में कुछ कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। न चित्रों उत्तरों को देख के कुछ मूर्तियाँ और मिली होंगी, उसी के आधार पर बताया जा सकता है। तो जो अगर आप देखेंगे तो जब वही नहीं पढ़ पाए हैं, उसकी लिपि ही नहीं पढ़ पाए हैं, तो कैसे कह सकते हैं? इसलिए जो धार्मिक जानकारी का जो हमें अभाव है, उसकी स्पष्ट जानकारी का अभाव है। जो धार्मिक जानकारी का हमें यहाँ पे अभाव देखने को मिलेगा, स्पष्ट जानकारी का अभाव, ऐसे कहेंगे। मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला, कहीं भी कोई मंदिर नहीं मिला है। मंदिर का अवशेष हमको देखने को, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है कहीं। देखिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं, उससे यह पता चलता है कि ये सब लोग सैंधव घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे और मातृ देवी उर्वरता देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा, मातृ देवी उर्वरता देवी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के साथ कुबड़ वाला साण मिलता है, कुबड़ वाला साण मिलता है। एक मोहर मिलता है कि जिसमें ये है कि एक व्यक्ति बैठा, चारों तरफ जानवर के, यानी पशुपति की मोहर मिलता है यहाँ से, तो याद रख लेना। यहाँ पे कुछ प्रकृति पूजा हमने बोला ना, प्रकृति वृक्ष की पूजा और शिव के पूजा के साथ मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं भोलेनाथ शिव पूजा के साथ मिलते हैं। कुबड़ वाला साण आज भी माना जाता है। कुबड़ वाला साण देखें ना, कुबड़ वाला साण भी यहाँ मिलता है। देखिए, एक और साक्ष्य मिलता है जिससे हमें थोड़ा सा इनके धार्मिक स्थिति का पता चलता है। मंदिर तो नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी का एक साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी, क्वेश्चन आया है कि दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से इसके साथ मिले? मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला पुजारी। हमने बताया ना पशुपति की मोहर, याद रख लेना, पशुपतिनाथ की मोहर मिला। कालीबंगा से याद रखिएगा अग्निकुंड मिला है। इसी से धार्मिक में बातें कर रहे हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड मिल रहा, अग्निकुंड कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से अग्निकुंड मिल रहा है। फायर स्वास्तिक चिन्ह मिलता है, जिससे इनको ये पता चलती है, कहा जा सकता है ये सूर्य के उपासक थे। स्वास्तिक चिन्ह मिल रहा है, स्वास्तिक चिन्ह मिल रहा है। अगर आपसे ये कोई पूछ लिया कि कौन सा धर्म ऐसा चल रहा है, तो देखिए लिखने में अगर आप ये भी लिख सकते हैं धार्मिक विशेषताएं में कि अगर देखा जाए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखेंगे कि जो समाधान, जो फर्नल की प्रक्रिया, समाधान प्रक्रिया है ना, समाधान प्रक्रिया है, इससे यह कहा जा सकता है मल्टी डायमेंशनल रिलीजियस यहाँ पे भी देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ पे हम मोहनजोदड़ो में 100 को जलाते हैं, वहीं हड़प्पा में 100 को दफनाते हैं। 100 को जलाते हैं कहाँ पे? 100 को जलाना कहाँ था? मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि 100 को जलाया जाता है। मोहनजोदड़ो, जबकि 100 को दफनाते हैं। दफनाना कहाँ देखते हैं? हड़प्पा में मिलता है। जबकि पति पत्नी युग्म की समाधियाँ होती है,
ये कहाँ मिलता है? लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि मिलती है, और युग्म समाधि और उनके पसंदीदा सामान उनके साथ रख दिए जाते थे। ऐसा होता होगा कि लो भैया कोई मरता होगा, भैया हमारा लाली लिपस्टिक चूड़ी रख दो, हम जाके ऊपर पहुँचेंगे और वहीं पे जाकर पहनेंगे, वहाँ पे शौक श्रृंगार करेंगे। तो इस तरीके से लोथल और कालीबंगा में था। तो युग्म समाधिया कहते थे कि हमारा सामान हमारा जो उनके प्रिय सामान थे उनके साथ ही दफना दिए जाते थे। तो लोथल और कालीबंगा। और आप लोगों में से सोच लीजिए, उस समय अगर आप लोग रहते हैं तो आपका प्रिय कौन सा ऐसा सामान था जिसको आप लेकर ऊपर जाना चाहते थे। तो भिन्न भिन्न टाइप के हमारे शिष्य भी हैं, तरह तरह के उनके पसंद भी होंगे, तरह तरह के उनके शौक़ भी होंगे। और पता नहीं कोई कुछ और कहे, कोई ये ना कह दे कि भैया हमको कुछ और ही पसंद है, हम वही हमारे साथ दफना देना। तो अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के इस धरातल पे महानुभाव लोग हैं, अलग अलग टाइप के देवदूत घूम रहे हैं। तो किस देवदूत को क्या पसंद है उनकी इच्छा। चलिए आगे चलते हैं। तो युग्म समाधियाँ लोथल और कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो में देखेंगे, मोहनजोदड़ो में 100 को जलाया जाता था, 100 को दफनाया गया हड़प्पा में। और युग्म समाधियाँ लोथल और कालीबंगा में मिलती है। हमने बताया यातायात में अब देखेंगे तो लोथल और सुटकोददा से बंदरगाह मिलते हैं। कहाँ से? यातायात में अगर अगला देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट देखेंगे, यातायात में तो लोथल और सुटकोददा से बंदरगाह मिलते हैं, जबकि बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का भी जिक्र मिलता है। बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी में मिलता है। समाज कैसा था? तो समाज में याद रखिए पर्दा प्रथा थी, वेश्यावृत्ति थी। समाज कैसा था? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। समाज में कैसा था? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिलती है, ब्रोंज स्टैचू। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है। जीवन शैली देख लेना। जीवन शैली कहता था लोथल और चनहुदड़ो से मन के कारखाने मिले हैं। लोथल चौदड़ो मन को, और वहाँ के लोग पहनते थे सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। यहाँ पे लाइफ स्टाइल अगर देखेंगे, कहाँ का लाइफ स्टाइल देखेंगे तो लोथल और चनहुदड़ो से मन के कारखाना मिला है। सूती और ऊनी वस्त्र मिला है, मतलब उधर के लोग सूती वस्त्र पहनते थे और ऊनी वस्त्र, सूती और ऊनी वस्त्र। जैसे जो चीज़ जहाँ से मिलता है उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये चीज़ होता होगा। शिकार के लिए क्या करते थे ये सब? पासा खेलते थे, शिकार करते थे। तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पासा और शिकार। मनोरंजन के लिए फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पासा और शिकार था। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन थे। मिठास के लिए हनी का प्रयोग करते थे। ठीक, हनी ट्रैप ना, हनी मिठास के लिए, शहद के लिए प्रयोग करते थे। यहाँ पे तलवार का कोई साक्ष्य नहीं मिला, यानी से यह पता चलता है
कि उधर उस समय के लोग काफ़ी सभ्य थे, शांत, तलवार के साक्ष्य नहीं। और मान लीजिए हम लोग की कभी सभ्यता की खोज हुई तो लोग कहेंगे कि बहुत उदंड टाइप के लोग थे, चारों तरफ चाकू हथियार ही मिल रहा है, और जितने भी जो बेलचा कुदाड़ी भी मिलेगा तो ये सोचेंगे ना कि सब चारों तरफ ऐसे हथियार मिल रहे हैं, यानी इस समय के लोग झगड़ालू और असभ्य टाइप के लोग थे। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल तलवार के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इस तरीके से हमने पूरा अपना हड़प्पा सभ्यता देखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा, और देखिए शासन अगर देखा जाए तो कहा जाता है संभवतः वणिक वर्ग, जो व्यापारिक वर्ग था वही क्या होता है यहाँ का शासन वर्ग था। और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश देखा जाए तो विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी जो कारण था बाढ़ था। डिस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो विनाश का कारण बाढ़ था। बाढ़ क्या था? फ्लड था विनाश का कारण, ये संभवतः विनाश का कारण। कुछ और फैक्ट याद रख लेना, हाँ, कि जैसे पिगट एक इतिहासकार हुए, तो पिगट महोदय ने क्या किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा कि पिंग कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ट्विन कैपिटल ऑफ वेस्ट एम्पायर। एक बड़े साम्राज्य का जुड़वा राजधानी पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का, इतना याद रख लेना। जो आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको टेराकोटा कहा जाता है, और सबसे बड़ी जो साइट थी कौन कौन थी? मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी। सबसे बड़ी साइट मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी थी। इस तरीके से हमने पूरा अपना हड़प्पा सभ्यता देखा। हड़प्पा सभ्यता एक बार हम लोग थोड़ा सा रफली एक बार फिर से पढ़ लें। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? बताया, सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु सभ्यता इसे कहा गया। सबसे पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, तो उस समय ब्रॉन्ज का अत्यधिक प्रयोग था, इसलिए कासीगुन कहा जाता था। पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकांडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। अब हमने देखा सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में, उसके 1 साल बाद, और मोहनजोदड़ो की 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लिपि थी, लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और पठनीय नहीं थी। सिंधु नदी में हमने देखा 3 स्थल पाकिस्तान में खोजते हैं। 3 स्थल कौन कौन सा? वही स्थल जो हड़प्पा रावी नदी के तट पे, उसके नीचे मोहनजोदड़ो सिंधु के, उसके नीचे चन्होदड़ो। ये भी क्या होता है, हम लोग खोजते हैं पाकिस्तान में, गोपाल मजमूदार ने। फिर हम देखते हैं कि कच्छ में धौलावीरा को खोजते हैं। देखिए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, 2 नाम याद रखिएगा, बाकी नहीं भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। धौलावीरा कच्छ में, उसके नीचे लोथल अहमदाबाद में, उसके नीचे काठीवाड़ रंगपुर। ऊपर चढ़ेंगे भैया कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में बीबीलाल बीके था पर। ऊपर और जाएंगे पंजाब, पंजाब में रोपड़ जगदत्त शर्मा कर देते हैं। फिर ऊपर हरियाणा में बनावली रंगोई नदी के तट पर। फिर आलमगीरपुर मेरठ में जगदत्त शर्मा ने खोज की। उसके बाद नगरीय विशेषता है ग्रिड प्रणाली पर निर्मित। ग्रिड प्रणाली हमने डायग्राम बना दी थी, ग्रिड प्रणाली, ये डायग्राम हमने बना दिया था। जल निकासी व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी, बहुत अच्छी थी। और देखिए उसमें एक और चीज़ देखा कि जो हमने ये घर बनाया और देखा सड़क क्या, जो मुख्य सड़क क्या थी, मुख्य सड़क के तरफ दरवाजे ना खुल के पीछे की तरफ खुले रहते थे, जबकि लोथल में क्या होता था, मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे खुले रहते थे। एक अपवाद है। वर्गीकृत देखिए, जो उच्च और नीच भागों में जो हमारा किला था, उच्च और नीच भागों में वर्गीकृत था। यानी उच्च जो थे वो किलाबंद था, और नीचे वाला इजलास जिसमें सामान्य जन रहते थे वो किलाबंदी नहीं था। जबकि कालीबंगा वाले क्षेत्र में क्या होता था, कालीबंगा वाले क्षेत्र में दोनों फोर्टिफिकेशन था, दोनों में किलाबंदी था। पकी हुई और अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और मोहनजोदड़ो से हमने बताया था एक बहुत बड़ा स्नानागार जो 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, ये चीज़ रहा। कुछ हमने लैंग्वेज भाव चित्रात्मक के लिखा। एग्रीकल्चर में हमने देखा जुते हुए खेत कालीबंगा से मिलते हैं, प्रमुख फसल गेहूं और जौ थे। लोथल और रंगपुर से चावल के साथ मिलते हैं। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में खोज के निकलती है, जिसका ये मतलब है सरप्लस प्रोडक्शन था, विकसित डेवलप एग्रीकल्चर थी। घोड़े का प्रमाण हमें कोडता
लोथल और कालीबंगा से मिलता है। भैंस और बैल भी जानवरों में मिलते हैं। धार्मिक विशेषताएं हमने देखा, मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिलता है, लेकिन दाढ़ी वाला पुजारी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। उस समय के लोग प्रकृति पूजा थे, वृक्ष पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं। मातृ देवी उर्वरता देवी की पूजा कहने का मतलब उस समय का समाज मातृ से सात्मक था। औरतों की स्थिति अच्छी थी, जो वो कहते थे उनकी बात मानी जाती थी। कुबड़ वाला सांड भी पाया गया है। पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। कालीबंगा से एक अग्नि कुंड मिला है, यानी हवन हवन शायद होता होगा। स्वास्तिक चिन्ह मिल रहा है, यानी सूर्य के उपासक रहे होंगे। सावधान प्रक्रिया में अगर कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ दे इंटरव्यू में, क्या हड़प्पा सभ्यता का कोई एक धर्म था, तो आप कैसे इस आधार पर कह सकते हो? आप बिल्कुल कहोगे मल्टी डायमेंशनल उस समय से रिलीजियस सिचुएशन थी। बिकॉज हम देखेंगे 100 को जलाते हैं मोहनजोदड़ो में, वहीं 100 को दफनाते हैं हड़प्पा में। और जो कपल युग्म समाधियाँ है लोथल और कालीबंगा से मिलती हैं, और उनका प्रिय सामान उसके साथ दफनाया जाता है। अब देखो यातायात के लिए हमने देखा लोथल सुतगोडिता से बंदरगाह मिलता है आपको। बैलगाड़ी भैंस गाड़ी का भी प्रयोग होता था। समाज में पर्दा प्रथा था, वेश्यावृत्ति भी थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिलती है। लाइफ स्टाइल कैसे? लोथल और चनहूदड़ो से मन के कारखाना मिलता है। लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, शिकार करते थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तलवार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय का समाज काफ़ी सभ्य और शांत था। विनाश का कारण कहा जाता है बाढ़। हुआ क्या कि हड़प्पा सभ्यता में एग्रीकल्चर के लिए वनों को बहुत ज़्यादा कटाई होती है। वनों की कटाई होती है, और वनों की जब कटाई होगी तो मृदा अपरदन होगा, सॉइल इरोजन होगा, और बाढ़ आता है। क्लाइमेट चेंज होता है, यहीं पर क्लाइमेट चेंज, और इसलिए कहा जाता है संभवतः यह समाप्त होता है बाढ़ के कारण। इस तरीके से हमने पूरा अपना हड़प्पा सभ्यता देखा। और यहाँ पे एक दो चीज़ और देखेंगे आपको, मैं थोड़ा सा कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिली हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, इसको ज़रा आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये अगर आप याद कर लोगे तो हमें नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन पीसीएस लेवल में छूटेगा। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन घबराना ना, आप मेरे साथ हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा याद होगा। पहला एक तरफ से लिखना प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थल। अब देखो प्रमुख स्थल में देखेंगे कौन? हड़प्पा। प्रमुख स्थल में हड़प्पा। देखो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। देखो अब हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पहला देखना लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष। पहला देखें लकड़ी के ओखली में। अगर ये याद कर लिया चार्ट आप, तो आपको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए। पीसीएस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, केवल यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। लकड़ी के, देखिए आजकल आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बड़ी, पेट भी आसान नहीं रहा। आपको ये लगता है कि पेट नहीं, वनडे एग्जाम है मेरा ऐसे ही हो जाएगा, ये कभी भी ना। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर रख के जाइए। मैं इसलिए पढ़ाने को तो आपको खुश रखने के लिए मैं वैसा कोई भी बात नहीं बोलूँगा, कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे आपको खुशी हो। मैं वो काम करूँगा जो आपके लिए अच्छा हो। तो इस बात का याद रखिएगा।
ये नहीं कि मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं, आप ये किला फतह कर लेंगे, समुद्र मंथन कर देंगे, पर्वत उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है, मोटिवेट मैं करता हूँ, बिल्कुल करूँगा, लेकिन सत्यता में भी रहना एक बहुत बड़ा गुण होता है। और ये नहीं कि मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए नहीं फाड़ दोगे, फोड़ दोगे, धरती पलट दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है भैया। ये बात को अन्यथा मत लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा। इसलिए ये चीज़ याद थोड़ा करना पड़ेगा। बलुआ पत्थर से बना पुरुष, लकड़ी के ओखली में गेहूँ और जो पासा मिलता है, ताम्र तुला मिलता है तथा दर्पण, ताम्र तुला दर्पण। अगला मिलता है लिंग योनि के पोषण प्रतीक। देखिए ये तो पढ़ा ही रहे हैं, फिर आपसे रूबरू होंगे एक बार कैमरे के सामने आके, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अगला विशाल चबूतरों वाले, विशाल, इसमें थोड़ा लिखने में परेशानी होती है बच्चा, विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें। तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। अभी हड़प्पा की बात हो रही है कि 2 कतारें। अन्नागार मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिली होंगी, लेकिन सबसे बड़े की बात अगर की, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में अन्नागार को मिला है। कांच से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, ये भी मिला है। ब्रॉन्ज के महत्व तो था ही, कांच से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति। ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है ना, कुत्तों के खिलाफ, कुत्ते की मूर्ति। कब्रिस्तान, R37। शंख से निर्मित बैल, हो सकता है आपको शॉर्ट में भी बता देता, लेकिन सब कुछ थोड़ा सा याद कर लो। शंख से निर्मित बैल। स्वास्तिक का हमने बताया था ना, तो यहाँ से मिलता है। स्वास्तिक तथा चक्र के साथ, तथा चक्र के साथ, ये हड़प्पा से मिलता है। सीपी का पैमाना, ये सब कहाँ से मिलता है आपको? ये सब हड़प्पा से मिलता है। अब अगला देखेंगे, देख लीजिए एक बार। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष, लकड़ी के ओखली में गेहूँ और जो, पासा, ताम्र तुला, दर्पण, लिंग योनि के पोषण प्रतीक, विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, कांच से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, कब्रिस्तान, शंख से निर्मित बैल, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ सीपी का माना। अब अगला देखेंगे, मोहनजोदड़ो। उत्खनन करता 1922 में, कौन? राखल काका, राखल दास बनर्जी, राखल भैया हिंदी में भी लिख दें। राखल दास बनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला। पहला देखेंगे विशाल स्नानागार, तो पहले ही लिख लोगे।
विशाल स्नानागार और अन्नागार। दाढ़ी वाले पुजारी बताया था ना, ये तो पहले भी बताया था। दाढ़ी वाले पुजारी, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की कांस मुक्ति। नर्तकी पशुपति मोहर था ना, पशुपति मोहर भी बता था। पशुपति मोहर, मोहनजोदड़ो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। गीली मिट्टी के दिए के साथ दिए के साथ मिट्टी का तराजू, मिट्टी का तराजू। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य। और देखिए सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो। अगर पूछ दिया जाए वक्राकार ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, तो चनहूदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य। भट्ठों का अवशेष, अगला देखेंगे वही पाकिस्तान में चनहूदड़ो। चनहूदड़ो खोजकर्ता कौन था भैया? अर्नेस्ट मैके। यहाँ से क्या क्या मिलता है भैया देख लेना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बस इसको रटना ही है। 4 पहिए वाली गाड़ी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 2:25 हो रहा है इस समय, 2:11। एक और गाड़ी में हम देख रहे हैं 2:11 हो रहा है इस समय, 2:11 रात के। और उस समय ये क्लास आपके लिए बनाई जा रही है, समय निकल के। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इस चैनल पे आपको कोई भी पेड क्लासेस ली जाती हैं, आपसे कोई पैसा लिया जाता है, बस आपकी कुछ मदद हो जाए। 4 पहिए वाली गाड़ी, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। वक्राकृत ईंटें, अजब की वक्राकार ईंटें। सबसे बड़ी ईंटें कहाँ? मोहनजोदड़ो। और वक्राकार ईंटें कहाँ मिलेंगी आपको? यहाँ पे। अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी और कंघा, ये आपका चनहूदड़ो से मिलेगा। तेरी अब देखेंगे लोथल। उत्खनन करता है SR राव। यहाँ से क्या करना? फारस की मोहर, यानी इससे यह बात होता है उस समय इंटरनेशनल ट्रेड होती थी। फारस की मोहर, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। बंदरगाह, बंदरगाह। धान एवं बाजरे के साक्ष्य बताया था पहले भी, धान एवं चावल के भी साक्ष्य मिले ना।
धान एवं बाजरे के साक्ष्य। धान एवं बाजरे के साक्ष्य। और देखो यहाँ से 3 युगल समाधियां भी मिली हैं। तांबे का कुत्ता, तांबे का कुत्ता, धान की भूसी, धान की भूसी, सब लोथल से मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा, अब देखेंगे अगला कालीबंगा। कालीबंगा की खोजकर्ता बताया था कौन? बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल एंड बी के थापर। देखिए हमने क्या बताया था, यहीं से अग्निकुंड मिलता है ना, अग्निकुंड मिलता है, बेलना चूड़ी मिलता है, सिलाबट्टा मिलता है, यहीं से क्या मिलता है? अग्निकुंड। अलंकृत ईंटें भी मिलते हैं, और यहीं पे चूड़ी मिलता है, चूड़ियाँ मिलता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। बेलना सिलबट्टा, सिलबट्टा, बेलनाकार मोहरे, अब बनावली से क्या मिलेगा? हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना। बनावली से मिलेगा हल की आकृति वाले मिट्टी का खिलौना। तो इस तरीके से रहा ये पूरा अपना हड़प्पा सभ्यता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये क्लास 1 घंटे से ऊपर की हो गई। तो यहाँ पे हमने पूरा सिलेबस देखा, फिर पूरा हड़प्पा सभ्यता देखा, यानी एक चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता। कल की क्लास में देखेंगे वैदिक सभ्यता, और एक ही दिन के क्लास में वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों देखेंगे। यानी बहुत ही जल्दी आपको समाप्त करा दिया जाएगा पेट का सिलेबस। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता हमने देखा कि जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ मिलती हैं इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर एक चीज़ और थोड़ा सा अगर बता दें तो जुता हुआ खेत आपने कालीबंगा में देखा, चूड़ी कारखाना भी देख लिया, अलंकृत ईंटें, शायद ये लिखा नहीं हुआ, आप नोट कर लीजिए, अलंकृत ईंटें भी मिलते हैं। सुटकोददा से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि कालीबंगा से और लोथल से भी घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से ये बंदरगाह है तो मिलता ही है, धान और घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ। और याद रखिएगा लोथल से भी अग्निकुंड मिलता है, लोथल से अग्निकुंड मिलता है। लोथल, एक चीज़ और लिख लीजिएगा, लोथल से भी अग्निकुंड मिलता है। लोथल में अग्निकुंड में मिलता है, अग्निकुंड। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि बांध एवं जलाशय स्टेडियम, तो धौलावीरा, धौलावीरा से बांध एवं जलाशय स्टेडियम, धौलावीरा से बांध एवं जलाशय स्टेडियम मिला। तो बांध एवं जलाशय स्टेडियम कहाँ से मिला? धौलावीरा से एक मिला। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना तो लिखे हैं हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ और चीज़ लिखिएगा, एक श्रृंगी, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे आपसे, एक श्रृंगी पशु वाली मोहर, एक सींग वाला, जैसे यूनिकॉर्न नहीं होते हैं, एक श्रृंगी पशु वाली मोहर, एक श्रृंगी पशु वाली मोहर, और मात्र देवी की प्रतिमा, मात्र देवी की प्रतिमा भी हड़प्पा से मिला है। तो मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से मिला? हड़प्पा से।
और यूनिकॉर्न जो नहीं घोड़ा ऐसे देखे होंगे प्रतिमा, एक श्रृंगी होता है, एक श्रृंगी एक सिंह रहता है, पशु वाली मोहक, ये सब कहाँ मिलता है आपको, हड़प्पा में। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स नहीं भी समझ में आया हुआ कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्त, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप पेट में अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे आप चूक गए तो फिर बाद में दिक्कत होगी, तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।